ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम ऑब्जेक्ट को ले यहां से उठा के यहां ले आए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 5 और आज हम देखेंगे इसके रिमेनिंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है पेज नंबर 105 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन इट्स मास और वेलोसिटी चेंजेस। काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क है कि अगर उसकी मास या वेलोसिटी को चेंज किया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। तो यहाँ आपको पहले क्लैरिफिकेशन करनी होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें ये v वेलोसिटी नहीं है, ये v स्पीड है। इस बात को जहन में रखना है कि v को हम मोस्टली वेलोसिटी बोल देते हैं, मोस्टली मैं भी बोल देता हूँ, बट v हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी v स्केलर होगा तो वो वेलोसिटी नहीं होगी, वो स्पीड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, हाफ m मास है और v स्पीड है, स्पीड का स्क्वायर है। नाउ अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मास और स्पीड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं लेकिन वो वेलोसिटी एक्चुअल है नहीं। तो मास और वेलोसिटी को चेंज किस तरह से किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो अगर आप देखें इसमें हम दो कंडीशंस बना सकते हैं। 1/2 जो लिखा हुआ है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा ही है। थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, इसको भी हमने एक कांस्टेंट सपोज कर लिया, तो ये पूरा हाफ m एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी एक कांस्टेंट के, वो कांस्टेंट क्या है, हाफ m, और v² एज इट इज आ गया। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था, जैसे आपने वो इस तरह का देखा था f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट आ जाता था k। सेम हम अब अपोजिट जा रहे हैं, हम कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी वापस आएगी। तो एक हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। सेकंड केस कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं हाफ को और v को हम कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं, सही। तो हमारे पास अब क्या होगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, उसकी जगह हमने लिख दिया कांस्टेंट और मास एज इट इज आ गया। अगेन कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। दो केसेस बन रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अब इस बात को समझें कि काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना मास बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी। लेट्स सपोज हमने मास को डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। क्यों, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली डायरेक्ट रिलेटेड। अगर हम मास को 10 टाइम्स कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी भी 10 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम मास को 20 टाइम्स कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी भी 20 टाइम्स हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, 10 टाइम्स वाली लेते हैं। लेट्स सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², बाद में हमने क्या किया, मास को 10 टाइम्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m को हमने 10 टाइम्स ऑफ m कर दिया। ऐसे समझे कि मास हमने चेंज कर दिया है और वो m डैश है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गए के e डैश हो गई। जो m डैश है, जो बाद में जो मास है, वो इनिशियल का 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल मास है, ये m मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम अगर यहां रख दें हाफ m की जगह 10m इंटू v², इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, हाफ के 10 को बाहर ले आते हैं और 1/2 हाफ mv² को हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब हाफ mv² किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिए मास को कितने टाइम्स बढ़ाया था हमने, 10 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी भी कितने टाइम्स बढ़ी, 10 टाइम्स। तो जितना मास बढ़ेगा, जितने टाइम्स मास बढ़ेगा उतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नाउ वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी क्या है, वो स्क्वायरली चेंज होगी। यानी कि लेट सपोज अगर मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी को डबल करता हूं, वेलोसिटी को मैं 2 टाइम्स करता हूं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी को मैं 3 टाइम्स बढ़ाता हूं तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9,
काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी को मैं 4 टाइम्स बढ़ाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज होगी, क्योंकि वो किस तरह रिलेट कर रहे हैं, वो स्क्वायर से रिलेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को मैं वेलोसिटी को 5 टाइम्स बढ़ाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर लेट्स सपोज मैं 7 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता हूँ, 7 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 49 टाइम्स। इस वाले को चेक करते हैं, इस एग्जांपल को लेके देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही है हाफ mv²। जब हमने चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m चेंज नहीं हो रहा है, इस बार वेलोसिटी का चेंज आ रहा है और वेलोसिटी चेंज होके v डैश हो गई, v डैश का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी ke डैश हो गई। अच्छा, अब v डैश हमने वेलोसिटी को चेंज किया, कितने टाइम बढ़ाया, 7 टाइम्स, वेलोसिटी हो गई 7 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m, v डैश की जगह 7v और इसका स्क्वायर। नाउ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, उस 49 को हम बाहर ले आते हैं और क्या बच जाएगा, हाफ m और v का स्क्वायर v²। नाउ हाफ m v² किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होके आई है वो आई है 49 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम आपको ये बात समझ आएगी कि क्या हुआ कि काइनेटिक वेलोसिटी जिस हिसाब से बढ़ेगी या कम होगी, काइनेटिक एनर्जी उस हिसाब से स्क्वायर ऑफ द टाइम चेंज होगी। अच्छा, थर्ड केस एक और भी आ सकता है कि अगर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाए तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली तब भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ कंडीशंस बन जाएंगी, मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली तब भी चेंज होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ आया होगा। इस तरह से जो रिलेशनशिप है ये आपको बनाने आने चाहिए, आप किसी भी इक्वेशन में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाया जाए। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, क्या एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। तो अब आपको मेरी वही वाली बात समझ आएगी कि मैंने कहा ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, क्यों कहा मैंने। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन 2 है और इस पे कहा जा रहा है कि क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v²। 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 तो एक कांस्टेंट है, डायरेक्टली कांस्टेंट है। जैसे यहाँ मास और वेलोसिटी को तो हम सपोजली कांस्टेंट कर रहे थे, हाफ कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, आप कभी नहीं बोलोगे कि 1/2 बराबर है 1/3 के, नहीं, तो 1/2 तो कांस्टेंट है। नाउ मास चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन क्या कभी आप बोलोगे कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है -5 kg, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, मास या तो 0 होगा या एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो क्या होगा कि मास या तो 0 हो सकता है या फिर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। नाउ सिमिलरली स्पीड, v वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, जो स्पीड है वो या तो 0 हो सकती है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, या फिर पॉजिटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, लेकिन v क्या है, स्पीड है, स्पीड भी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तो हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, 0 या पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, लेट सपोज कोई भी इसमें से एक चीज 0 हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, और लेट सपोज कोई भी चीज 0 नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। कोई भी मास रख ले, लेट सपोज मास ले लेते हैं हम 5 kg और वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, लेट मास ले लिया 5 kg और वेलोसिटी ले ली 5 मीटर पर सेकेंड, कोई वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, बस पॉजिटिव हो या 0 हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m की जगह 5, v की जगह भी 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ 5 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 62.5 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव हो सकती है और या तो 0 हो सकती है, अगर इसमें से कोई एक वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव और 0 होगी। आप ये नहीं बोल सकते काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है,
जीरो भी हो सकती है। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आपके पास 105 पे ही सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, जिसमें कहा जा रहा है व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन सिचुएशन। कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, हमें ये बताना है। एक बार अगर रिपीट करें क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं इन ए गिवन सिचुएशन। इसका यही मतलब है कि किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो 105 पे ही है, लेकिन क्वेश्चन इसका हम 1 लिखेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं इसको। इसको आपको समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mg h के। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको सिंपली कहा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। और आपने पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की पढ़ी है, एक ये वाली पढ़ी है और एक आपने एब्सोल्यूट पढ़ी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी -Gmm डिवाइडेड बाय r। तो इस बात को याद रखिए, जब तक एब्सोल्यूट का वर्ड यूज ना हो तब तक आप ये वाली पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, जिसे हम रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर आपका एब्सोल्यूट का वर्ड आ जाता है तो फिर आप सेकंड फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से बात करेंगे। यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली पता लग रहा है, मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे। किस तरह से डिपेंड कर रही है वही वाली बात करेंगे हम। अगर हम ग्रेविटी और हाइट को कांस्टेंट कर दें, सपोज करते, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, मास के। सिमिलरली अगर हम मास और ग्रेविटी को कांस्टेंट बना दें तो पोटेंशियल एनर्जी एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी हाइट के। और अगर हम मास और हाइट को कांस्टेंट बना दें तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी ग्रेविटी के। तीन केसेस बन रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है किस किस पे, मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, जितना मास बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ में मास का केस था, मास 10 टाइम्स बढ़ा या काइनेटिक एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ गई। सेम यहाँ पे भी मास को हमने 50 टाइम्स किया, पोटेंशियल एनर्जी भी 50 टाइम्स हो जाएगी। जितना मास बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। सिमिलरली जितने टाइम्स हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटी पे हमारा वैसे वो नहीं होता कि ग्रेविटी हम अपनी मर्जी से चेंज कर लें, बढ़ा लें, कम कर लें। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी को हम वैसे नॉर्मली हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऊपर जाते जाए, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं टोटल। नाउ मैंने अभी भी इस पोटेंशियल एनर्जी का एक नाम बताया था। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी, रिलेटिव माने क्या होता है, रिलेटिव माने होता है कि किसी रेफरेंस पॉइंट से ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक खास रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है। आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप डायरेक्टली बोलोगे जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। हमने यही बात पढ़ी है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में जीरो होती है। तो हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं डेटम पॉइंट या डेटम लाइन। डेटम लाइन वो लाइन होती है जहां पे हम ऑब्जेक्ट की किसी क्वांटिटी को खुद से जीरो सपोज कर लें। सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, एक्चुअल में जीरो नहीं होती। हमने सपोज किया हुआ सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जिस हिसाब से फिर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। अभी देखिए हाइट क्या होगी जब सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो, एक्चुअल में जीरो नहीं है, हमने सपोज किया हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हमारे पास क्या होता है कि एक और चीज पे भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, और वो होती है रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या डेटम लाइन भी बोल सकते हैं। तो इस पर भी डिपेंड कर रही है। जैसे सपोज करें, इसको ऐसे समझे, हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है, वो जो अर्थ है वो ओवल है, गोल नहीं है। लेट सपोज ऐसा है, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ ऐसा है, अर्थ ऐसा है, कंप्लीटली गोल नहीं है, कंप्लीटली स्फीयर नहीं है। अगर मैं इसे कंप्लीटली स्फीयर बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा,
ऑलमोस्ट स्फेयर बन गया जो ब्लैक वाला, लेकिन अर्थ तो स्फेयर में है ही नहीं। एक ऑब्जेक्ट यहां पे, उसकी आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि वो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर है, लेट सपोज 5 मीटर, सपोज कर रहे हैं, सपोजिशन सपोज्ड वैल्यू है। ऑब्जेक्ट मूव करके यहां आ गया, ये डिस्टेंस तो 5 से कम होगा, अब भी आप क्या बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तभी हम इसे रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, कि हम किसी खास रेफरेंस पॉइंट से इसको मेजर कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन तीन चीजों पर जो डिपेंड कर रही है, मास, हाइट और ग्रेविटी पे, चौथी चीज भी है, वो क्या है, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी? क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? अगेन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है? रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। जब तक एब्सोल्यूट का वर्ड नहीं आएगा हम रिलेटिव की बात करेंगे। अच्छा, तो अभी अभी मैंने कहा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हमने क्या किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, सपोज किया हुआ है। तो इसी बात को हम लेके चलते हैं कि लेट सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे ही पड़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट करवा के ऊपर लेके जाना शुरू किया, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और यहां आ गया, इसने कुछ ना कुछ हाइट कवर कर ली एच, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ग्रेविटी भी होगी। तो क्या होगा कि हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। हमेशा याद रखें कि जब भी हम अपवर्ड हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, अर्थ हमें कहाँ खींच रहे हैं, डाउनवर्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम ऑब्जेक्ट को ले यहां से उठा के यहां ले आए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहां ऐसे ऊपर आए। अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट को हम जमीन के नीचे यहां ले आते तो फिर क्या होता, इस डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट यहां आया पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी, जब हम नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अपवर्ड जब हम हाइट पे गए तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होएगी ना, यहां जीरो है, अपवर्ड पॉजिटिव, तो नीचे जाने पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है। अलजेब्रिक क्वांटिटी मींस हर तरह की वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। दो चीजें हमने पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड देखी, एक तो किस किस चीज पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी, मास पे, ग्रेविटी पे, हाइट पे और रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट पे भी, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे, सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो, सरफेस ऑफ अर्थ से हम नीचे जमीन में जाना शुरू हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।